हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रियल कॉन्सेप्ट। आज हम करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट पार्ट जहां पर हम प्रतिरोध के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मेनली हम सीखेंगे व्हाट इज़ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रतिरोध किसे कहते हैं, यहाँ से अपनी स्टडी को स्टार्ट करेंगे। तो भाई ये मैंने कुछ लैंग्वेज लिखा है, लेकिन हिंदी मीडियम वालों के लिए थोड़ा सा मैं कुछ हिंट करता हूँ। देखो, प्रतिरोध पता है क्या होता है, इस लैंग्वेज पर तो हम बाद में आएंगे, बट प्रतिरोध और रेजिस्टेंस का मतलब ऐसे समझना। आप 10th में पढ़े होंगे, रेजिस्टेंस कुछ ऐसे बनता था, किसी वायर में रेजिस्टेंस ऐसे ही तो रिप्रेजेंट किया जाता था। ज़रा इस चीज़ को गौर से समझना। अगर यहाँ पे करंट चल रहा हो आई, यहाँ पे करंट चल रहा हो आई, तो ज़रा इसको देखो, जब ये चलेगा तो ये मुड़े हुए वायर में इसको चलने में दिक्कत होगा कि नहीं। इसी को हम प्रतिरोध कहते हैं। रेजिस्टेंस आपको पता है इसी तरह बनाते हैं। तो ज़रा यहीं से समझो चीज़ों को। जब धारा आई चलेगा, यहाँ पे प्रवेश करेगा, तो इस बीच वाले पाथ में धारा को चलने में दिक्कत होगा कि नहीं। क्यों? क्योंकि इसके मार्ग में अवरोध है। और प्रतिरोध का मतलब होता है प्रतिरोध, प्रतिरोध का मतलब होता है अवरोध, अवरोध या फिर रुकावट या फिर बाधा, सेम चीज़ है। अवरोध या फिर रुकावट, किसके चीज़ में अवरोध होगा? रेजिस्टेंस में भाई। आखिर रेजिस्टेंस है तो अवरोध किस में होगा? तो अब लैंग्वेज ज़रा समझना। इस रेजिस्टेंस में क्या चलता है? धारा चलती है ना, धारा प्रवाहित होती है। तो धारा के मार्ग में अवरोध क्या है? धारा के मार्ग में अवरोध क्या कहलाता है? प्रतिरोध। धारा के मार्ग में अवरोध क्या कहलाता है? प्रतिरोध। अगर किसी चालक तार के धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता है तो वो कहलाता है प्रतिरोध। आपको ज़रा इसी वे को आसान से समझाता हूँ। आप सोचो, अगर ये वायर स्ट्रेट वायर होता, इफ़ दिस वायर इज़ दिस कंडक्टिंग वायर इज़ स्ट्रेट वायर, तो क्या यहाँ पर धारा को चलने में दिक्कत होता? नहीं ना, यहाँ पे धारा स्ट्रेट आराम से चलती रहती। इसका डेफिनेशन इसी बात पे डिफाइन है कि अगर किसी तार में धारा प्रवाहित हो रही हो, किसी कंडक्टिंग वायर में करंट फ्लो कर रहा हो, तो धारा के मार्ग में अवरोध मतलब कोई भी ऐसा वस्तु, कोई भी ऐसा चालक तार जो कि धारा के चलने में बाधा उत्पन्न करे। मतलब किसी भी तरह, जरूरी नहीं है कि थ्रू एट दिस फिगर, मतलब रेजिस्टेंस ऐसा ही बनाओ तभी नहीं बेटा। आपके लेवल पर, मतलब आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन आपको 3 चीज़ समझाता हूँ। जब आप इंटर में AC/DC चैप्टर पढ़ते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट के लिए रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। देखो, एक ये रेजिस्टेंस होता है जिसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये रेजिस्टेंस कहलाता है। एक इंडक्टर कहलाता है, इंडक्टर ऐसे ऐसे हम बनाते हैं। ये भी एक प्रकार का प्रतिरोध है, बस फ़र्क इतना है कि सभी के नाम अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का रेजिस्टेंस है, ये भी एक प्रकार का रेजिस्टेंस है। कुल मिला के अगर धारा के मार्ग में अवरोध होता है किसी भी तरह से, तो उस ऑब्जेक्ट को, उस सब्सटेंस को आप क्या कह सकते हो? रेजिस्टेंस। लैंग्वेज वाइज धारा के मार्ग में अवरोध या फिर धारा के मार्ग में होने वाला रुकावट ही प्रतिरोध कहलाता है। और इसीलिए इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? रेजिस्टेंस का रिप्रेजेंटेशन ये होता है, ठीक है। लेकिन अब लैंग्वेज पे आते, थोड़ा अच्छे डेफिनेशन पे आते हैं। अगर किसी तार में धारा चल रही है तो रुकावट अगर प्रतिरोध है, तो आओ लैंग्वेज पे। रेजिस्टेंस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टिंग वायर। इतने में तो कोई दिक्कत होगा ही नहीं। रेजिस्टेंस क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टिंग वायर है। भाई समझ रहे हो ना, किसी भी वायर की प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? इट बाई वर्चू इट अपोजेज द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। इट अपोजेज द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट, मतलब जो ये कंडक्टिंग वायर है इसमें फ्लो करने वाला चार्ज, और फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है? करंट ही तो है। तो वही तो मैंने लिखा है, धारा के मार्ग में अवरोध। तो फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट, किसी तार में फ्लो होने वाले चार्ज, बहने वाले आवेश में अगर अपोजेज होता है, बिहेवियर होता है, मतलब रुकावट होता है, वो बाधा उत्पन्न करता है, तो ये कहलाता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टिंग वायर बाय वर्चू इट अपोजेज, इट अपोजेज, अपोजेज मतलब रुकावट, वो क्या करेगा? मतलब उसका विरोध करेगा, अवरोध करेगा, फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। और एक बेसिक लैंग्वेज क्लियर करवाऊं तो हम लोग ओम्स लॉ पढ़ते हैं, V बराबर IR। ओम्स लॉ हम सभी पढ़े होते हैं, V बराबर IR। वहाँ से भी हम रेजिस्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं, वहाँ से भी हम रेजिस्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं, V बाई आई, यही लिखते हैं ना, R इज इक्वल टू V बाई आई। तो एक बात बताओ, V क्या होता है? V क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर।
भाई पोटेंशियल रखो या पोटेंशियल डिफरेंस रखो तो ज़रा समझना, अगर कोई वायर लिए हो, फॉर एग्जांपल ये वायर लिए हो, तो इस वायर का 2 टर्मिनल होगा कि नहीं। अगर हम इसी रेजिस्टेंस को समझ लें तो ये वायर से ही बना होगा, एक टर्मिनल ये, एक टर्मिनल ये, 2 टर्मिनल होंगे ना। तो 2 टर्मिनल के बीच तुम मुझे खुद बताओ पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है कि पोटेंशियल। इसीलिए क्या लिखा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर एंड और क्या है, फ्लो करंट थ्रू इट। मतलब आसान वे में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी चालक तार तुम लेते हो, कैसा भी चालक तार हो, उसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है और उसमें प्रवाहित धारा कितना है, दोनों के अनुपात को रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ दैट वायर। कुल मिला के आसान लैंग्वेज में पोटेंशियल डिफरेंस तथा करंट के रेशियो को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। अब जाहिर सी बात है कि भाई धारा चलेगा कहाँ पे, कंडक्टिंग वायर में, पोटेंशियल डिफरेंस भी कहाँ निकलेगा, धारा के ही कंडक्टिंग वायर में ही, 2 टर्मिनल के बीच ही निकलता है। तो ये सब हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस से बिल्कुल क्लियर है कि अंतर हम 2 बिंदुओं के बीच पढ़ते हैं, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस रखा गया, ठीक है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर एंड रेशियो ऑफ ये क्या है, फ्लोइंग करंट थ्रू इट, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है, आर। एक लाइन में लास्ट में रिपीट कर दें, अपोजेज नेचर ऑफ चार्ज या फिर अपोजेज द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। और आसान लैंग्वेज में रेशियो ऑफ V बाई आई, रेशियो ऑफ V बाई आई इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। और आसान लैंग्वेज में धारा के मार्ग में अवरोध या फिर धारा के मार्ग में प्रतिरोध क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है, ठीक है ना। अगर सिंपल वायर है, सीधा वायर है, तो करंट को चलने में क्या होगा, दिक्कत होगा। और अगर वायर मुड़ा हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लो करने में प्रॉब्लम होगा, इसलिए वो चीज़ क्या कहलाएगी, रेजिस्टेंस कहलाएगा। अब एक्चुअल में होता क्या है, रेजिस्टेंस की हम स्टडी कर लिए, तो रेजिस्टेंस को ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई वायर हो, कोई भी वायर हो, अगर हम उसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो करवाएं, 1 एम्पियर का करंट फ्लो करवाएं और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर भी 1 वोल्ट हो, तो रेजिस्टेंस इज कॉल्ड 1 ओम। R इज इक्वल टू V बाई आई, जस्ट अभी हमने पढ़ा है ना। किसी वायर में फ्लोइंग करंट, ठीक, किसी वायर में फ्लो ऑफ चार्ज कैसा हो, 1 एम्पियर हो, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब टर्मिनल पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर इज़ 1 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर इज़ 1 वोल्ट, देन द रेजिस्टेंस ऑफ R इज इक्वल टू 1 ओम। कैसे, 1 बाई 1 इज इक्वल टू 1 ओम। ये वही लैंग्वेज कहना चाह रहा है। फिर से रिपीट कर दूं, कोई भी तार है, अगर उसमें 1 एम्पियर की धारा चले और 1 वोल्ट विभवांतर हो, तो उस तार का प्रतिरोध क्या कहलाएगा, 1 ओम कहलाएगा, ठीक है। ये बेसिक बातें थी। अब यहाँ पे अगर हम प्रतिरोध पढ़ते हैं तो थोड़ा सा आपको हिंट दे दूँ। प्रतिरोध जब हम पढ़े हैं तो प्रतिरोध के साथ साथ हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। प्रतिरोध के साथ साथ हम पढ़ते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। क्योंकि प्रतिरोध पढ़ रहे हैं तो प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध दोनों एक साथ पढ़ लें, ठीक, विशिष्ट प्रतिरोध। और 1 मिनट का इसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट मुझे रिमेंबर आ गया, मैं तुरंत नोट कर दे रहा हूँ, इसको आप एक्स्ट्रा नोट कर लीजिएगा। भाई रेजिस्टेंस का मात्रक, यूनिट ऑफ आर, यूनिट ऑफ आर क्या होगा, मतलब अभी रेजिस्टेंस पढ़े ना, आर का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, OHM, ओम, ठीक है। कैसे आता है, वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, अभी हमने पढ़ा था ना V बाई आई, एम्पियर, यही कहलाता है 1 ओम, ठीक है ना। ये आप रिमेंबर रखिएगा, रेजिस्टेंस प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। अब विशिष्ट प्रतिरोध पे आते हैं। बहुत क्लियर लैंग्वेज आपको बताऊं तो प्रतिरोध को रिप्रेजेंट करते हैं R से, प्रतिरोध को R से, उसी तरह से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को रो से रिप्रेजेंट करते हैं, रो, दिस इज रो। अब ये होता क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध को अगर एक लाइन में कहें तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टिंग वायर। लो, मैंने पूरा लैंग्वेज इसको कंप्लीट कर दिया। किसी भी चालक तार के गुण, उसके मटेरियल, उसके
मतलब अंदर के सब्सटेंस पर ये डायरेक्टली डिपेंड होता है, कुछ अलग नहीं है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एक फिक्स क्वांटिटी है, दिस इज अ कांस्टेंट प्रॉपर्टी जो कि डिपेंड करता है किस पर, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पर। आपसे एक लाइन में अगर क्वेश्चन पूछे कि विशिष्ट प्रतिरोध किस पर डिपेंड करता है, तो आप जवाब दोगे दिस इज डिपेंड ऑन प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। मतलब कुल मिला के ये मटेरियल की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। और यहाँ पे मटेरियल बोल रहे हैं तो किसका लेंगे, जाहिर सी बात है भाई, धातु का लेंगे या फिर कंडक्टिंग वायर या फिर चालक तार की प्रॉपर्टी लेंगे। अब भाई आप लकड़ी लेकर थोड़ी ना आ जाओगे, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल थोड़ी ना लेके चले आओगे, ठीक। तो एक्चुअल में हम कंडक्टिंग वायर का ये पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी हम जितना स्टडी कर रहे हैं ये कंडक्टिंग के लिए वैलिड ही है, नॉन कंडक्टिंग के लिए तो वैलिड ही नहीं है ये, ठीक। तो कंडक्टिंग प्रॉपर्टी हम सब पढ़ रहे हैं। तो रो क्या होता है, ये क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, और दिस इज ऑल्सो कांस्टेंट प्रॉपर्टी। मतलब रो जो होता है ना, रो हमेशा कांस्टेंट होता है। प्रत्येक वायर का, प्रत्येक कंडक्टिंग वायर के लिए रो फिक्स होता है। किसी भी कंडक्टिंग वायर का रो जो होता है ऑलवेज फिक्स होता है, ऑलवेज फिक्स होता है। दिस इज मतलब फिक्स प्रॉपर्टी, क्योंकि मेन बात क्या है, ये मटेरियल पर ही डिपेंड करता है, मटेरियल पर ही डिपेंड करता है। लेकिन अब एक मेन चीज़ें पढ़ाने जा रहा हूँ जो लैंग्वेज और भी आपके बुक में लिखा होता है। तो देखो एक टॉपिक हम पढ़ते हैं, फैक्टर डिपेंडिंग ऑन रेजिस्टेंस या फिर फैक्टर ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक। ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है ना वो किस किस बात पे निर्भर करता है, या फिर हम इसको अगर ऐसे कहें कि प्रतिरोध किस बात पे निर्भर करता है, तो एक रिलेशन आपको पढ़ाता हूँ। रेजिस्टेंस हमेशा और हमेशा लेंथ, वायर के लंबाई के डिपेंडेंटली होता है, और प्रतिरोध जो होता है वो एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब कि इन्वर्सली रिलेशन रखता है किसके साथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ। ज़रा समझाता हूँ, ये दो डिफिनेशन बिल्कुल अलग वे में है, लेकिन बुक में एक जगह लिखा होता है, मैं कंसेप्ट को क्लियर कर रहा हूँ। विशिष्ट प्रतिरोध प्रत्येक वायर का फिक्स होता है बिकॉज दिस इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, दिस इज़ अ कॉन्स्टेंट प्रॉपर्टी, ये एक नियतांक है, ठीक। लेकिन कैसे आया, आखिर इसको नियतांक कैसे कहते हैं, तो अब समझाता हूँ। ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं जस्ट अभी, फैक्टर ऑफ रेजिस्टेंस, ये इस बात को बताता है कि प्रतिरोध निर्भर किस पे करता है। आर की बात पढ़ रहे हैं कि नहीं, प्रतिरोध निर्भर किस पर करता है, हम ये पढ़ रहे हैं। रेजिस्टेंस किस बात पे डिपेंड करता है, डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस हम पढ़ रहे हैं कि रेजिस्टेंस किस बात पे डिपेंड करता है। तो जो प्रतिरोध होता है ना वो लेंथ ऑफ वायर पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ वायर के डायरेक्टली डिपेंडेंट। और ये क्या है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, किसी भी वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्सली रिलेशन है। कौन, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, उल्टा रिलेशन है। रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन क्रॉस सेक्शनल एरिया, कैसा डिपेंडेंट है भाई, ये इन्वर्सली रिलेशन है, उल्टा रिलेशन रखता है। अब जरा गौर से समझो, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को मिलाओगे तो क्या हम लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। आप पढ़ते हो ना, दोनों को जब रिलेशन को मिलाओगे तो R क्या बन जाएगा तुम्हारा, R इज इक्वल टू L बाई ए, और कांस्टेंट हटाने के लिए लिखोगे R इज इक्वल टू रो L बाई ए। अब जरा इस रिलेशन को देखो, ये रिलेशन आप सभी को याद होता है, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। अगर हम इस प्रॉपर्टी के थ्रू पढ़ते हैं तो रो क्या बता रहा है, ये एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है कि नहीं। अगर हम इस रिलेशन से पढ़ते हैं तो रो ये डिपेंड हो गया कि नहीं, कि रो क्या है, ये एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, ये एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, ठीक। तो यहीं से कहा जाता है कि रो कैसी क्वांटिटी है, नियतांक क्वांटिटी है, अनुपातिक नियतांक है ये। तो अगर यहाँ तक बातें क्लियर हो गई तो रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी से हमें पता चलता है कि रो क्यों कांस्टेंट प्रॉपर्टी है। और एक्सेप्शन केस में हम पढ़ते हैं, एक्स्ट्रा केस में पढ़ते हैं कि रो प्रत्येक वायर का फिक्स होता है, क्योंकि दिस इज डिपेंड ऑन प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पर ही डिपेंड करता है। तो अगर हमें R बराबर रो L बाई ए पता है तो क्या हम लिख सकते हैं रो इज़ इक्वल टू R इंटू ए डिवाइड बाई L, क्या हम लिख सकते हैं। अगर हम R बराबर रो L बाई ए कहते हैं तो वहीं से रो बराबर ये लिख सकते हैं,
और अब आपकी बुक की सेकंड लैंग्वेज भी तैयार हो गई। जो बुक में लैंग्वेज लिखा होता है ना, अब समझाता हूँ कि बुक में क्या लिखा होता है। देखो, अगर हम कोई वायर लेते हैं तो यहीं पे कंसेप्ट आपका क्लियर कर देता हूँ। ये अगर हम कोई वायर लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं बड़ा इसलिए बना रहा हूँ जिससे तुम समझ सको, ये है वायर ही, सिंपल वायर ही है। तो वायर की लंबाई L क्या होगा, दिस इज L। चालक तार की लंबाई क्या होगा, कंडक्टिंग वायर का लेंथ क्या होगा, दिस इज L। लेकिन आपको एक बात बताऊं, जस्ट अभी हमने लिखा था ना क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो ये जो तार कट करते हो ना बीच से, जैसे कोई तार लो और तार को बीच से कट कर दो तो उसमें एरिया पतला सा आता है ना, इस एरिया को हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिसे हिंदी में कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया बेटा इसी बात को कहते हैं, दिस इज क्रॉस सेक्शनल एरिया। आपको एकदम डायरेक्टली दिखाऊं, ये मार्कर दिख रहा है ना सामने आपके, इसको लेंथ ऑफ वायर L समझ लो। जब इसको कट करोगे तो ये एरिया दिख रहा है, ये एरिया, ये देख रहा हो ना गोला सा एरिया, यही कहलाता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। समझ में आया? और हिंदी में कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक, तो अब यहाँ से समझना, यहाँ से आपकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन बनती है जो कि बुक्स में वैलिड है। स्टैंडर्ड डेफिनेशन, स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है? स्टैंडर्ड डेफिनेशन, स्टैंडर्ड डेफिनेशन ये कहता है कि इफ़ अ वायर ऑफ लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर। इस फॉर्मूले को गौर से देखो, अगर हम इस फॉर्मूले में क्या करें, L बराबर 1 मीटर, देखो L बराबर 1 मीटर, L बराबर 1 मीटर। इफ़ अ वायर ऑफ यूनिट लेंथ, मतलब कि इफ़ अ वायर इज यूनिट लेंथ एंड, और क्या करें, एरिया जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। आपको पता है ना एरिया का यूनिट क्या होता है, स्क्वायर। अगर हम इस फॉर्मूले में एरिया को 1 रख दें और लेंथ को 1 रख दें तो क्या बचेगा, रो बराबर R बचेगा। तो उसी तार के प्रतिरोध को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। सर कहना क्या चाहते हैं, तो रिपीट करता हूँ, इफ़ अ वायर is unit length and cross sectional area is 1 meter square, then the resistance of that wire is called specific resistance। ऐसा कोई भी चालक तार जिसकी लंबाई 1 मीटर हो और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उसी तार के प्रतिरोध को क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। फिर से बेटा रिपीट करता हूँ, ये बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है, ज़रा समझना। ये इस बात को कहता है कि कोई भी तुम चालक तार लो, कैसा भी चालक तार लो, अगर उसका लेंथ 1 मीटर है और अगर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, तो आप तुरंत कह देना कि जो प्रतिरोध उस वायर का होगा ना, वो सेम होगा किसके, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के, विशिष्ट प्रतिरोध के। If a wire of unit length and cross-sectional area is 1 meter square, then the resistance of that wire is called specific resistance, या फिर the resistance of its wire is specific resistance। कोई भी चालक तार हो बेटा, दुनिया का कोई चालक तार हो, अगर उसकी लंबाई 1 मीटर है, एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, तो उस तार का प्रतिरोध ही क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध। तो ये फॉर्मूले से ही आता है, कुछ अलग नहीं है। जो डेफिनेशन में लिखता है ना, यही तो मैं बार बार बोल रहा हूँ। इफ़ अ वायर इज यूनिट एरिया, इफ़ अ वायर इज यूनिट एरिया and length of wire is 1 meter, then the resistance of wire is called specific resistance। आई होप क्लियर हुआ, सारी डेफिनेशंस मैंने क्लियर कर दिया। तो ये था विशिष्ट प्रतिरोध, और विशिष्ट प्रतिरोध को रो से डिपेंड करते हैं। आज हमने 2 टॉपिक एक साथ स्टडी किया कि प्रतिरोध किसे कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, और यहाँ से यूनिट की बात कर लेते हैं। तो यूनिट ऑफ विशिष्ट प्रतिरोध, चलो इसकी स्टडी कर लेते हैं। प्रतिरोध का मात्रक अगर ओम है तो फिर विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, यूनिट ऑफ रो। यूनिट ऑफ रो, रो का मतलब बेटा, रो का मतलब है विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रो। तो चलो देखो, जस्ट अभी फॉर्मूला लिखा है ना हमने, रो का यूनिट क्या होगा, रो बराबर R इंटू A डिवाइड बाई L। यूनिट रखो, R का यूनिट ओम, भाई R का यूनिट ओम होगा, इंटू एरिया का यूनिट मीटर का होल स्क्वायर, एंड डिवाइड बाई लेंथ का यूनिट मीटर।
तो ज़रा गौर से देखो, मीटर से मीटर कट जाएगा और आंसर हमारा निकल करके आ गया ओम इंटू मीटर। फिर से आप अगर इस बात को देखो तो मैंने कोई फार्मूला रटवाया नहीं ना, फार्मूले से ही यूनिट हमने सिखाया। आपको फार्मूला रिमेंबर है तो यूनिट 1 मिनट में आ जाएगा, 1 मिनट से भी कम टाइम में। ठीक, ओम इंटू मीटर। यूनिट ऑफ ओम क्या, यूनिट ऑफ रो क्या होता है? ओम इंटू मीटर। तो रेजिस्टेंस हमारा कंप्लीट, विशिष्ट प्रतिरोध भी कंप्लीट। अब इसके बाद हमें क्या स्टडी करना है? अब हम स्टडी करेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। बस थोड़ा सा हिंट दे देता हूं और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। भाई प्रतिरोध पढ़ लिए और विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ लिए ना, बस यहाँ पे हमको कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ना है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर पे बात करेंगे। तो प्रतिरोधों का संयोजन, इस हेडिंग को आप लिखते जाइएगा और नेक्स्ट टॉपिक पर हम इसके बारे में बात करेंगे। प्रतिरोधों के संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, इंग्लिश में कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब कॉम्बिनेशन भी आपको पता होगा भाई, रेजिस्टेंस का 2 ही कॉम्बिनेशन होता है, एक होता है श्रेणी क्रम, एक होता है समांतर क्रम। एक होता है श्रेणी क्रम, इसे कहते हैं सीरीज ऑर्डर, और एक होता है समांतर क्रम, उसे कहते हैं पैरेलल ऑर्डर। ठीक है ना, यही 2 क्रम हमें पढ़ना है। मतलब प्रतिरोधों का संयोजन 2 प्रकार का होता है, एक श्रेणी क्रम संयोजन, एक समांतर क्रम संयोजन। इसको पैरेलल ऑर्डर भी कहते हैं, इसको सीरीज ऑर्डर भी कहते हैं, और समांतर को हिंदी में एक और शब्द कहते हैं पार्श्व क्रम, इसको कहते हैं पार्श्व क्रम। अब ये नेक्स्ट टॉपिक पर हम इसके बारे में स्टडी करेंगे, बट आपको ये हिंट दे दूं, आप घबराइएगा मत। अभी हमें ओम का नियम भी पढ़ना है। तो ओम का नियम बहुत आसान रूल है। ओम का नियम एक थ्योरेटिकल प्रॉपर्टी है, मतलब थ्योरी है बिल्कुल। हम एक छोटे से वीडियो में एक्सेप्शनली, मतलब पर्टिकुलरली हम उसके बारे में बात कर लेंगे। तो आपको घबराना नहीं है, टॉपिक वाइज टॉपिक मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको सीक्वेंस पे टॉपिक देता जा रहा हूँ, आप उसी वे में पढ़ते जाइए, टॉपिक सब कंप्लीट होंगे, परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और वहाँ पे हम स्टडी करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का। तो फिर थैंक यू एंड डियर स्टूडेंट्स, अपना ध्यान रखिए और ख्याल रखिए। थैंक यू।